गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ पद्य, जिसमें शीर्षक है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, और इसके रचनाकार हैं त्रिलोचन जी। इसमें किसी एक सामाजिक जो हमारे साथ विषमता होती है उसका वर्णन है कि आज की जो परिस्थितियां हैं विकसित भारत में, विकासशील भारत में जो विकास का दौर चला, इतनी सारी जो चीज़ें हुई, पढ़ाई का समय आया, यह जब नहीं था और आज के समय में भी जहाँ पर इन सब चीज़ों का अभाव है उसका महत्व बताने के लिए यह पाठ है, जिसमें पढ़ाई का बहुत अच्छा उपयोग भी बताया गया है। और एक अनपढ़ जो चंपा है, पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके माध्यम से कवि ने इस पाठ में बहुत अच्छा संवाद शैली का प्रयोग किया है। इसमें पद क्रमांक 1 में है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। यहाँ तक में है एक पद्यांश, और इसमें संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पद्य खंड चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती से अवतरित है, और इसके रचनाकार कवि त्रिलोचन जी हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में कवि यह बताना चाहते हैं कि जहाँ पर साक्षरता का अभाव है, ग्रामीण समाज में व्याप्त उदासीनता इस चंपा के माध्यम से, माने इस नायिका के माध्यम से वे व्यक्त करते हैं कि वहाँ स्थिति कैसी होती है। कवि कहते हैं, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से ये स्वर कैसे निकला करते हैं। जब हम बहुत छोटे थे, लिखना सीखे, आधा गोला फिर उसके साथ आड़ी लकीर खली लकीर, तब कहीं अनार का आ, आम का, इस प्रकार इनसे मिलकर जो शब्द बनते हैं, आज हम पढ़ते समय उसका उच्चारण करते हैं। जैसे इसमें पढ़ रहे हैं तो जो पढ़े लिखे हैं उनको पता है कि ये इस प्रकार के स्वर हैं। चूंकि चंपा अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, तो कवि कहते हैं, मैं जब पढ़ने लगता हूँ, माने मैं जब इसका उच्चारण करता हूँ तो वह खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, ध्यान से वह सुनती थी, तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है, उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। अ, न, ब, इस प्रकार से ये स्वर इन काले अक्षरों से कैसे निकला करते हैं। इसके माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि चूंकि चंपा को कोई अक्षर ज्ञान नहीं था, इसलिए उसे लगता था कि न जाने इन अक्षरों से ये स्वर कैसे निकल रहे हैं। कवि कहते हैं, चंपा मैं जब यहाँ पर पढ़ाई करता हूँ, कुछ भी चीज़ पढ़ लिख रहा हूँ, तो वह बड़े ध्यान से सुनती है, चुपचाप खड़ी होकर, और उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि इन चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकल रहे हैं। और इसमें विशेष है, कवि ने साक्षरता की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें किस प्रकार का अनुभव होता है, और मुक्त छंद है। इस प्रकार इस पद्यांश में प्रत्येक पद्यांश का संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग उस पद्यांश में क्या बताया गया है, और अर्थ जितना जितना इसमें बताया जा रहा है। पहले यदि कुछ पढ़ने लिखने में कहा जाता कि इसे अन्यथा न ले, इस पाठ में ऐसा है कि बिल्कुल अन्यथा होना ही होना है। आप लोग पढ़े लिखे हैं और पढ़ाई का महत्व समझाने के लिए यह पाठ है, तो पढ़ते समय सामने बुक रखें
और बहुत ध्यानपूर्वक सुने और यह ध्यान में रखें कि यह आपके कक्षा 11वीं के विषय में कोर्स में है। माने पढ़ने से मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़े और इसका इस प्रकार का अर्थ निकाल रहे हैं, इसमें आप इसका शाब्दिक अर्थ निकाल कर लिख पाएं। इसमें अगला पद्यांश है, चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ पाता हूँ, अब कागज गायब है, परेशान फिर हो जाता हूँ। यहाँ तक में है दूसरा पद्यांश। पढ़ते समय आप अपने बुक में नोट करें कि पहला कहाँ तक है, उसके बाद दूसरा कहाँ तक है। इसमें भी संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चंपा के व्यक्तित्व की विशेषताओं को बताया है, चंपा का परिचय दिया है और वह क्या करती है उसे बताया है। यह हो गया प्रसंग। अर्थ, एक बार फिर से जो पढ़ रहे हैं सामने बैठे, कक्षा 10वीं तक पढ़े। 10वीं तक में भी यदि पढ़ाई का मतलब न समझ आया हो तो इस वीडियो को बार बार देख के अपने आप में एक बार गर्व महसूस करें कि हम 10 तक पढ़े हैं और 11 तक यह पढ़ पा रहे हैं। चंपा सुंदर की लड़की है। परिचय देते हुए कवि कहते हैं, चंपा किसकी बेटी है? सुंदर नामक एक ग्वाला है। ग्वाला माने गाय चराने वाला। चंपा कौन है? सुंदर की लड़की है। सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। अब चूंकि उसका व्यवसाय ही है, गाय भैंसे रखता है, तो चूंकि पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रही है, तो चंपा का काम क्या है? चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। जो नहीं पढ़ना लिखना चाहते हैं उनके लिए कहा जाता है जाओ गाय चराना। वैसे ही इसमें कवि बता रहे हैं, ये एक प्रकार से प्रतिनिधित्व है। बता रहे हैं कि चंपा पढ़ाई लिखाई तो करती नहीं है, कहाँ जाती है? इन गायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है। चंपा के स्वभाव को बताते हुए कवि कहते हैं, बालिका होने के नाते, लड़की होने के लिए वह बहुत अच्छी है, स्वभाव की सीधी है और चंचल है। चंचल है का तात्पर्य है एकदम सुनसान चुपचाप अपने काम में काम न रहकर वह थोड़ी चंचलता दिखाती है। अब जो नीचे लाइन है उसमें ध्यान देंगे, न ट ख ट अलग अलग लिखा है। कभी पढ़े थे ऐसी ना, ऐसे ही। तो नटखट भी है का तात्पर्य क्या है? वह शरारती है। कौन? चंपा। कवि कहते हैं अच्छी है, सीधी है, किंतु थोड़ी उसमें चंचलता है और वह शरारतें भी करती है। कभी कभी उधम करती है, कभी कभी थोड़ा उधम मचाती है। कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। क्या उधम करती है? कवि बताते हैं, कभी कभी वह कलम चुरा लेती है, माने मैं जिससे लिखता हूँ पेन पेंसिल वहाँ से हटा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ पाता हूँ, अब कागज गायब है। पेंसिल पेन को ढूंढ कर लाया तो पता चला जिस कागज पर लिखना है उस कागज को गायब कर दी है। इस प्रकार इस कविता में कवि ने चंचलता को बताया है। किसकी? चंपा की। इसमें विशेषताएं हैं। चंपा के व्यक्तित्व को बताया गया है। कभी कभी, जैसे तैसे आदि शब्दों का प्रयोग है, जो हम व्यवहारिक रूप में प्रयोग करते हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग है। अब एक बार फिर से देखेंगे इसमें अर्थ। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर नामक ग्वाला है उसकी बेटी है। सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है, उसके पास बहुत से गाय और भैंसे हैं। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है, वह उन गाय भैंसों को लेकर चरवाही के लिए जाती है। वह अच्छी है, चंपा अच्छी माने स्वभाव की अच्छी है और चंचल भी है। वह थोड़ी शरारती भी है, कभी कभी शरारतें करती है, उधम करती है। मेरे लिखने का जो सामान रहता है, कभी कलम को चुरा लेती है, कलम ढूंढ कर लाऊं तो कागज गायब कर देती है।
इस प्रकार मैं चंपा के इन शरारतों से परेशान हूँ। और इसमें विशेष बताया गया, आपको चंपा के स्वभाव को बताया गया है और कभी कभी और जैसे तैसे शब्दों से प्रवाह आया है, कविता में प्रवाह आया है। अब है तीसरा पद्यांश। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है, सब जन पढ़ना लिखना सीखें। यहाँ पर संदर्भ वही है, प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चंपा के माध्यम से साक्षरता का संदेश देना चाहा है और चंपा के चरित्र का वर्णन है। अर्थ, कवि कहते हैं, चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। अब उसे यह लगता है कि घर में इतने काम होते हैं, एक जगह टेबल कुर्सी पे बैठ गए और केवल कागज में लिखने का काम ही है, क्योंकि वे साहित्यकार थे, कवि और लेखक का काम ही है लिखना। तो चंपा को ये लगता है दिन भर कागज ही गोदा करते हो, माने दिन भर लिखने पढ़ने का ही काम करते हो और कुछ काम नहीं रहता है। और जिसका जिस प्रकार का व्यक्तित्व होता है तो वो उसी प्रकार का रिएक्ट करता है, माने उसी प्रकार से प्रतिक्रिया होती है। तो वैसे ही कवि बता रहे हैं, क्या यह काम बहुत अच्छा है? पढ़ाई के बहाने बैठ गए और दिन भर लिख रहे हैं, तो क्या ये काम अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। कवि को लगता है कि ये किस प्रकार से ऐसे कल्पना कर पाती है, कैसे सोच रही है। फिर चंपा चुप हो जाती है, चंपा बिल्कुल चुप हो जाती है कि मुझ पर हंस रहे हैं। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि, इसके माध्यम से लेखक संदेश दे रहे हैं, चंपा तुम भी पढ़ लो। मैंने कहा कि मैं तो यहाँ पर पढ़ाई करता ही हूँ, तुम भी पढ़ाई कर लो। ये बहुत सी योजनाएं चली थी भारत में कि साक्षरता और निम्न स्तर के लोगों को कम से कम अक्षर ज्ञान हो जाए, यहाँ तक पढ़ाई के लिए। उसके लिए यह संदेश है कि जो अभी तक भी नहीं पढ़ पाए हैं, कम से कम अक्षर ज्ञान हो जाए, इतना पढ़ ले। साक्षरता मिशन बहुत सारे चले थे। हारे गाढ़े काम सरेगा। अब कवि यह अपना रहे हैं कि जो जिस प्रकार का व्यक्तित्व रखता है उसी प्रकार के तर्क से समझ पाता है। तो उसको समझा रहे हैं चंपा को, हारे गाढ़े काम सरेगा, माने आड़े समय में जब तुमको काम रहेगा तो पढ़ाई तुम्हारे काम आएगी। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। अब वे गांधी जी को सामने लाकर कहते हैं कि चूंकि स्वतंत्रता का दौर चला, स्वतंत्रता के बाद यह देखा गया कि भारत में निम्न स्तर पर शिक्षा का बिल्कुल भी विकास नहीं हो पाया है। तो ये एक प्रयास था समाज को आगे बढ़ाने के लिए। वे कहते हैं गांधी बाबा की इच्छा, माने गांधी जी यह चाहते हैं सब जन पढ़ना लिखना सीखें, सभी लोग पढ़ना लिखना सीखें, भारत में साक्षरता हो, निरक्षरता दूर हो जाए। अगला पद्यांश है, चूंकि इसमें एक के बाद एक पद्यांश जुड़े हुए हैं, यहाँ तक पढ़ने के बाद इसमें विशेषता रहेगी। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने से के बात कैसे कह सकते हैं, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा कहती है से लेकर पढ़ना लिखना सीखें तक जो एक पद्यांश है उसमें अर्थ है। कवि कहते हैं निरक्षर, माने जो जिस प्रकार के व्यक्ति उनको उसी प्रकार के तर्क से समझाया जा सकता है। तो वे समझाते हुए कहते हैं तुम भी पढ़ लो, दिन भर वह कागज गोदा करते हो, इस प्रकार से जो कह रही है तो पढ़ाई लिखाई का महत्व तो समझे। और मैं सुनकर हंस देता हूँ कि ये ऐसे क्यों बोल रही, तुम भी दिन भर कागज गोदा करते हो। उस दिन चंपा आई तो मैंने उसे कहा कि तुम भी
पढ़ लो। आड़े समय में माने कठिनाई के समय में पढ़ाई ही काम आती है। और गांधी जी भी यह चाहते हैं कि सभी जने पढ़ना लिखना सीखें। और उनके इस बात पर चंपा कहती है, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। जो अनपढ़ व्यक्ति हैं उनका तर्क इसमें बताया गया है कि मैं तो पढ़ूंगी ही नहीं। और जो 10वीं तक पढ़ लिए और 11वीं पढ़ रहे हैं वे कम से कम पढ़ाई का महत्व तो समझें। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं। वो अपने हिसाब से तर्क दे रही है कि गांधी जी तो बहुत अच्छे हैं और उसके हिसाब से पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। वे पढ़ने लिखने को कैसे बात कहेंगे? वे पढ़ाई की बात क्यों करेंगे कि गांधी जी तो अच्छे हैं, केवल समाज की अच्छाई चाहते हैं, पढ़ने से कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। मैं तो नहीं पढ़ूंगी। ये कौन कह रही है? जो आपके जैसे कभी स्कूल गई ही नहीं थी। ध्यान देंगे कि नायिका जरूर है, लेकिन वो किस चीज़ की है? अनपढ़, निरक्षर, 10वीं तक नहीं पढ़ी है। इसलिए वह तर्क दे रही है कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी।